हाय एवरीवन। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका आज 46 डे है। सीरीज का नाम है 75 डेज हार्ड चैलेंज पी, जिसमें हम कर रहे हैं PYQ ऑफ SSC एग्जाम्स। भाई ऐसा नहीं है मैंने CGL CHSL ऐसे बोला, सब एग्जाम्स में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं सब्जेक्ट वाइज ले रहा हूँ। जैसे कि आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी डेली डेली हम वीडियो डालते हैं उनको फॉलो कीजिए, और उन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करने का मौका देता हूँ। तो आप उनको पहले अटेम्प्ट करके देखिए और फाइंड आउट कीजिए वेयर डू यू स्टैंड। आपका जो सब्जेक्ट, जैसे आज हम हिस्ट्री ले रहे हैं तो आप हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि आपका जो तैयारी है, आपकी जो तैयारी है वो कितनी है, आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस मैं कहीं अपने पास से नहीं ले रहा हूँ, ये सारे ऑल PYQs हैं। सो आज की हम शुरुआत करते हैं एंड लास्ट में आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। ठीक है, और बाकी की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं देता रहूंगा, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू द ब्रिटिश वाज गिवन इन 1940, 42, 41, 43। तो आपको पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा क्विट इंडिया मूवमेंट का। ये था 1942 में। अगर मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाऊं तो 8 अगस्त 1942 में ये मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये 1942 बॉम्बे सेशन, जो कांग्रेस का बॉम्बे सेशन था ना, उसमें डिसाइड किया गया कि भाई ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला जाएगा। और इसकी शुरुआत गांधी जी ने करी थी नारे से, डू और डाई, भाई करो या मरो। तो वही ऑब्वियसली मरने की तो बात ही नहीं है, करना ही था, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया। और फाइनली 1947 में, देखो फिर भी इतने साल लग गए हमें आज़ाद होने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? 1835, 1885, 1875 या 1901? तो 1885 में हम तीन लोग थे, थियोसोफिकल सोसाइटी थी, उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो इस सोसाइटी से जुड़े तीन लोग थे। एक तो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, जिनको मेन लीड रोल में माना जाता है कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट में, फॉर्मेशन में। फिर दूसरे थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और तीसरे थोड़ा नाम आपने कम सुना होगा, एक दिनशा, एक वाचा करके नाम था इनका। ठीक है, इन तीनों ने मिलके कांग्रेस का फॉर्मेशन किया। तो मेनली जो रोल माना जाता है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के बारे में मैं पहले जो भी हिस्ट्री के हमारे सेशंस हो चुके हैं उसमें अच्छे से बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। ये आपके पॉलिटिकल, जैसे बोल सकते हो लीडर नहीं थे, बट मतलब काफ़ी नॉलेज थी इनको। और ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रह चुके थे। तो इन्होंने फाइनली भारत की इंडिपेंडेंस के लिए ये कदम उठाया और इन लोगों के साथ मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया 1885 में। करीब शायद दिसंबर 1885 में किया था, लेकिन उसके लिए इतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है 1885। बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन 1973, 70, 72 या 71। देखो जितने कितने सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके मतलब ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी पिछले 4 में से शायद 3 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पता भी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ था, ठीक है, 1971 में। उस वॉर को ये भी बोला जाता है, मतलब इतने सारे जो भी पाकिस्तानी सैनिक हैं उनका सरेंडर होता है, बहुत ज़्यादा 90,000 अराउंड जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उनका सरेंडर हुआ। ठीक है, वो मुझे लगता है कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर था, जैसे दो देशों के बीच की वॉर में। ठीक है, और बांग्लादेश में क्या चल रहा था? वॉर ऑफ लिबरेशन। भाई वो ऑलरेडी अलग होना चाहते थे, क्योंकि देखो पाकिस्तान इधर है, बीच में भारत, और बांग्लादेश इधर।
तो इनका कोई खास कॉन्टैक्ट था नहीं, बीच में भारत था, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन वैसे नहीं हो पा रहा था, और ये वाले ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था पाकिस्तान, जिसको हम बोल सकते हैं वेस्ट पाकिस्तान, ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। इनको दबे कुचले समझ के इनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे और बहुत ही बुरा हाल था, इसलिए यहाँ पर वॉर ऑफ लिबरेशन शुरू हुआ और भारत ने भी इस मौके का फ़ायदा उठा करके पाकिस्तान को 2 धड़ों में बांट दिया, जो कि 1971 की वॉर में हुआ। ठीक। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज। तो राजा राम मोहन राय आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा की उपाधि इनको एक मुगल एम्परर थे अकबर II, इन्होंने दी। असल में इनका नाम राम मोहन राय था, बाद में इनका अभी जैसे उपाधि मिली, ये उपाधि है राजा, तो राजा राम मोहन राय हो गया। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की, और ये भी देखो हिंदू धर्म को मतलब बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन साथ के साथ जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी उनको भी खत्म करना चाहते थे। इसी में उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए सती प्रथा को खत्म करने में बहुत हेल्प की। अंग्रेजों की इन्होंने हेल्प ली, तो सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया। सती प्रथा आप जानती हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी आकस्मिक, उस दौरान उनकी पत्नी को जीने का हक नहीं था, या मतलब माना जाता था कि वो औरत अब अकेले इस दुनिया में नहीं रहेगी, वो अपने पति के साथ जलती चिता में बैठकर अपने प्राण त्याग देगी। तो बहुत ही बुरी कुरीति थी, और इस चीज का श्रेय, इसके एलिमिनेशन का श्रेय राजा राम मोहन रॉय को जाता है। ठीक है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज स्वामी दयानंद, ये इनके संस्थापक रहे हैं। Who initiated the movement to form the Indian National Congress? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फॉर्मेशन का मूवमेंट है वो किसने शुरू किया? तो देखो ये मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग शिफ्ट में आए क्वेश्चंस हैं, तो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अभी हमने डिस्कस किया एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका सबसे मेन नाम माना जाता है। बाकी साथ में मैंने बताया था कि भाई डेनशॉ वाच और एक आपका दादा भाई नौरोजी भी साथ में थे, बट मेन जो लीड रोल में थे एओ ह्यूम थे। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कामरूप इज एन एंशियंट नेम ऑफ विच ऑफ द रीजन? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, आसाम। तो आपको अगर पता है तो आप अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। मैं बताता हूँ, कामरूप या कामरूपा बोल सकते हैं, वो आसाम को पुराने समय में नाम दिया गया था, या नाम मतलब उस नाम से जाना जाता था। ठीक है। कामरूपा एंशिएंट नेम है किसका? आसाम का। विच बैटल लेड टू डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर? बैटल ऑफ टेक्कोलम, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ कानवा, बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ तालीकोटा आपकी 1565 में लड़ी गई। इसमें हुआ क्या? देखो विजयनगर एम्पायर काफ़ी फल फूल रहा था, ठीक है, कर्नाटक रीजन के आसपास था, लेकिन आसपास जो डेक्कन का एरिया था वहाँ पर जो मुस्लिम रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे। अब धीरे धीरे उनको ये लगने लगा कि विजयनगर एम्पायर काफ़ी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उनके मन में आया होगा कि हाँ भाई ये राज्य काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। ऊपर से फिर मुस्लिम रूलर्स की जो मेंटेलिटी थी वो यही थी कि भाई हिंदुइज्म को मतलब आगे बढ़ने ना दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने मिल करके इस पे आक्रमण किया और बिल्कुल विजयनगर को तहस नहस कर दिया, जो कि बहुत फल फूल रहा था, बहुत ही अच्छा मतलब फ्लोरिश कर रहा था, उसका बिल्कुल पतन हो गया। ठीक है। तो वो किस में हुआ? बैटल ऑफ तालीकोटा, और 1565 में ये लड़ी गई थी, जिसमें विजयनगर के जो भी रूलर्स थे वो हार गए थे बुरी तरीके से, क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे। Who introduced मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया? तो मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत की? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ऐसे तो बोला जाता है कि बाबर ने भी इसकी शुरुआत की थी, बट वो देखो 4 साल ही रूल कर पाए भारत में, और उसके बाद मतलब उसने इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया उस चीज़ को, मतलब ऑफिशियल नहीं बनाया। तो बाद में जब अकबर आता है तो अकबर उसको ऑफिशियल कर देता है। तो माना जाता है कि वंशजदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया था? अकबर ने कराया था। तो अकबर ने बोला भाई कि आप
मतलब अपने जितने भी आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन थे कि आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में मनसबदारी सिस्टम लागू होगा। अब मनसबदारी सिस्टम है क्या? देखो, मनसब का यहां मतलब है रैंक से। मनसब का मतलब है रैंक। तो चाहे आर्मी में हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां पर रैंक दिए जाते थे। अब रैंक से क्या मतलब है? जैसे मैं अगर आर्मी की बात करूं, आज के दिन हमारे रैंक्स हैं। अगर मैं जैसे नॉर्मल फौजियों के रैंक की बात करूं, तो आप सिपाही, ठीक है, लांस नायक, ये हवलदार, फिर आप बोल सकते हो सूबेदार, मतलब नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, मतलब इस तरह से रैंक्स हैं। ऐसे ही उस टाइम पे रैंक्स दिए गए थे, उसी को मनसब बोला गया है। ऐसे ही एडमिन में, जैसे आप अपने कहीं किसी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, पता चलेगा कि भाई ऐसे होता है, सिपाही होता है, फिर ठीक है, हवलदार होता है, हेड हवलदार होगा, फिर एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, फिर ऐसे बढ़ते ऐसे चले जाएगा, तो उसमें भी रैंक्स हैं। ठीक। कैबिनेट मिशन of 1946 was led by लिनलिथगो, माउंटबेटन, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इस टाइम कंफर्म हो चुका था कि भारत को जल्दी ही आज़ादी मिलने वाली है, और इसको भेजने का असली कारण भी यही था कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या भारत को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करनी है, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ ताकि वहां पर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सके, भेजने का। उससे पहले उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था। अब मैं पहले ही बता देता हूँ कैबिनेट मिशन में था कौन। कैबिनेट मिशन में पैट्रिक लॉरेंस, इसने अगुवाई करी थी, तो इसका आंसर पैट्रिक लॉरेंस है। साथ में स्टैफोर्ड क्रिप्स भी था, और एक और बंदा था अलेक्जेंडर करके। ये तीन लोगों की एक, ये मान लो कि कमेटी सी थी जो कि आई थी, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना था। उसका मतलब ये था कि भाई आप एक कैबिनेट बनाओ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना भारत के लिए डिजाइन कर सके, ताकि आफ्टर इंडिपेंडेंस अपना खुद की एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। फिर उससे पहले स्टैफोर्ड क्रिप्स की अगुवाई में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया था। उसमें भी एक लास्ट कोशिश थी ब्रिटिश की कि भारत को किसी न किसी तरीके से और थोड़े समय, लंबे समय के लिए, उनको पता चल गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को अभी गुलाम बनाए रखना है, मतलब ज़्यादा पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश यही थी कि भाई थोड़ा और लंबे टाइम तक भारत को गुलाम बनाया, मतलब रखा जा सके, लेकिन वो नाकाम रही। फाइनली उनको कैबिनेट मिशन भेज करके भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इस्टेब्लिशमेंट में एक कदम रखा। व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय सर्वोदय? तो सर्वोदय का क्या तात्पर्य है? सर्वोदय टर्म किसने दी थी? गांधी जी ने। सर्वोदय टर्म पहले तो आप जान लीजिए, ये एक संस्कृत टर्म है। तो इसका मतलब क्या है? नॉन वायलेंस, अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स और दलित्स, द बर्थ ऑफ ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज, या सत्याग्रह। तो सर्वोदय का सर्व उदय, तो भाई सबका उदय, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, या यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट बोलते हैं। ठीक। या फिर प्रोग्रेस फॉर ऑल, ये इसके मीनिंग है। गांधी जी ने इसलिए दिया था कि भाई ऐसा ना हो कि कोई पीछे छूट जाए, सबको साथ लेकर के चलेंगे, तभी ये करीब 1908 में इन्होंने ये टर्म दिया था, ताकि कोई ऐसे ऐसे छूट जाएगा, किसी को हम छोड़ देंगे पीछे, तो हमारे वीकनेस बन जाएगी वो। लेकिन अगर हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें हेल्प मिलेगी। तो सर्वोदय से मतलब था द बर्थ ऑफ ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। तो जो एथिकल वैल्यूज हैं उसी के बिहाफ पे भाई एक न्यू सोसाइटी बनानी है हमने, जिसमें सबके प्रोग्रेस की बात की जाए। हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज, दिल्ली टू देवगिरी, कंबोज टू कन्नौज, या वालाभी टू दिल्ली। तो
हर्षवर्धन देखो पुष्यभूति डायनेस्टी से ये संबंध रखते हैं। और इसकी यहाँ पर जो सबसे मेन राजा थे वो हर्षवर्धन, इससे पहले प्रभाकर वर्धन इसके पिता थे, जो काफी प्रोमिनेंट रूलर माने जाते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के। तो प्रभाकर वर्धन ने जब मतलब वो रूल कर रहे थे तो थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, थानेसर कहाँ पे है? थानेसर आप को मैं पर्टिकुलर बताऊं तो कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में, वो सबको पता है। तो थानेसर कुरुक्षेत्र में है और कन्नौज आपका यूपी में है। तो हर्ष ने क्या किया कि भाई जो थानेसर से अपनी राजधानी उठाया और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती थी उस टाइम में, तो कन्नौज में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि हर्ष का एम्पायर काफ़ी बड़ा था, नीचे नर्मदा तक था, उधर वेस्टर्न में काफ़ी दूर तक और ईस्टर्न में असम तक काफ़ी दूर तक एम्पायर था हर्ष का। तो इसलिए उन्होंने अपनी थानेसर से कन्नौज जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर लिया। A collective term used by the Jains for their sacred books is प्रबंध, अंगाज, निबंध या चरित्र। तो ये अंगाज इसका आंसर है, इसको सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसमें जितने भी तीर्थंकर थे उनकी राइटिंग्स, उनकी टीचिंग्स मेंशन है। तो जो जैन्स की, देखो ऑब्वियस सी बात है, कितने तीर्थंकर हैं जैन धर्म में? 24। और 24 तीर्थंकर सबसे इंपॉर्टेंट है महावीर जैन। तो जितने भी तीर्थंकर हैं तो उनकी जो टीचिंग्स वगैरह हैं वो अंगाज में, प्राकृत लैंग्वेज में वो मेंशन्ड है। ठीक है, मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन था। देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत किसने प्रोपाउंड किया? बाल गंगाधर तिलक, औरोबिंदो घोष, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्रपाल? तो इसका आंसर है 1907 में औरोबिंदो घोष ने ये डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस मतलब इंट्रोड्यूस करवाया। इसका मतलब ये था कि उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था भारत में, उसमें बताया था कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें, मतलब इस मूवमेंट को रेनफोर्स करने के लिए, हेल्प या सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और जिससे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो ब्रिटिशर्स के। तो उस पैसिव रेजिस्टेंस, ऐसे नहीं डायरेक्ट मतलब भाई कोई प्रोटेस्ट कर दिया, कहीं लड़ाई कर ली, नहीं, पैसिव रेजिस्टेंस जो स्वदेशी मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाए। तो उन्होंने ये एक आइडिया दिया था। तो किन्होंने दिया था? अरविंदो घोष ने। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, मुझे लगता है 14 से 15 क्वेश्चन हो गए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी लगी। तो तब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या कोई कमी रही है, कोई गलती हो गई तो भी आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।